नमस्कार साथियों, और एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जो पिछली क्लासों में जैसे हम 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके चल रहे थे IUCL के लिए, तो चाहे वो IUCL में चाहे अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेबल हों या फिर वो पाइपलाइन के लिए हों, सभी के लिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो 10 क्वेश्चन होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, और ये जो एग्ज़ाम को टारगेट ही करते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए विशेष रूप से एग्ज़ाम में ये आपको इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं आपके लिए। तो देखिए, ये सीरीज़ देखना नहीं भूलें आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48,72 व 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि वह 8:20 पर बजे एक साथ बदलती हैं तो फिर एक साथ कब बदलेंगी। मानो कोई ये घंटी है या बत्ती है, तो बत्ती है वो क्रम से कितने पर जलती हैं, 48 सेकंड बाद, और दूसरा 72 बाद, और तीसरा 108 सेकंड बाद। तो कुल मिला के ये अलग अलग टाइम में बत्तियाँ जलती हैं, और एक साथ वो कब बजी थी, 8:20 पे। तो अब वो पुनः एक साथ कब जलेंगी, तो ये निकालना है मुझे। तो ये आपका LCM और SCF का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए आप। जो पहली है वो कितने पे बजती है, 48 सेकंड बाद, और दूसरी बजती है आपकी 72 अर्थात 72 और 108। तो इन तीनों का हम क्या निकाल लें, LCM। तो आप LCM निकाल लीजिए। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, तो 2 का भाग 2 48 में, तो कितना बचेगा 24, और इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा 36, और इसमें भाग दोगे तो कितना 5 दूनी 10, वो 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8। फिर 2 से काटो आप, तो यहाँ कितने 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और इधर 36 में दोगे तो 2 एकन 2, 2 अट्टे 16, और इधर कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से देखो तो 2 छिक्के 12, 2 नेम 18, और 27 में जाएगा नहीं तो ये पूरे आ जाएंगे। उसके बाद देखो 2 का, तो 2 का 3 में दोगे तो कितने 3 बार जाएगा, 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा। अब आप देखते हो, देखो कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो अभी हम आपको बताएंगे कैसा करोगे आप समय बचाने के लिए। तो 3 एक बार, 3 का 9 में दोगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 27 में दोगे तो 9 बार जाएगा। फिर 3 का 2, यहाँ तो एक ही बचेगा, 3 का 3 में दोगे एक बार जाएगा, 3 का 9 में दोगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। फिर 3 का दोगे तो यहाँ एक, और यहाँ ये कितने बार जाएगा 1 बार। कुल मिला के ये सारे फैक्टर हो गए। अब देखो, अगर हमें टाइम शॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 आए या 9 आए या 27 आए, यही तो आए। तो अब हमें पता है कि अगर 27, 9 और 3 इन सब का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो हमें ये 3 स्टेप निकालने की ज़रूरत नहीं थी, 3 स्टेप पहले ही हमारा आंसर आ सकता था। अब यहाँ देख लीजिए आप, लो इनका LCM। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, और 16 तीयो 48, 48 तीयो निकाल लो, 48 तीयो आपके हो जाएंगे 144, और 144 इंटू 3, तो ये 4 तीयो 12, और 4 तीयो 12 1 13, 4 एकन 4, वो 3 एकन 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, अर्थात ये 432 सेकंड बनी। तो 432 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ फिर जलेंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 60 का डिवाइड करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में। तो यहाँ ये अभी सेकंड है, लेकिन इसमें हम 60 का डिवाइड कर देंगे तो अभी हमारा क्या बन जाएगा, मिनट। क्या बन जाएगा, मिनट। करो तो ये 60 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा। 420 होगा, कितने बचे 12, तो ये 7 मिनट होंगे, 7 मिनट। और शेष कितना बचा, 12। जो शेष बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। अर्थात ये कब, 7 मिनट और 12 सेकंड। जो 8:20 पर वो बत्ती जली थी, उसके जस्ट 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो पुनः जलेंगी। तो 8:20 में अगर आप जोड़ोगे, 8:20 पर ये हुई मानो जली हैं, उसके बाद 7 मिनट इसमें और जोड़ोगे तो 7 और 12, तो ये कितना हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले इसमें हम लासा निकाल लेते हैं संख्याओं का। लासा निकालने के बाद फिर वो आएगा लासा आपका सेकंड में। सेकंड को हम क्या बदल लेंगे, मिनट में। किस में बदल लेंगे, मिनट में। तो मिनट हमारा कितना आया, 7 मिनट 12 सेकंड। अब इसे 8 मिनट 20 सेकंड, वो 8:20 पे वो मानो बत्ती जली थी, तो उसके 7:12 सेकंड, वो 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर जलेंगी। तो आप जोड़ लीजिए, तो 8:27 12 सेकंड पर ये बत्ती पुनः जलेंगी। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुना है। मतलब जो बाल्टी पी की क्षमता है वो क्यू से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 गुना है। एक खाली ड्रम को भरने के लिए बाल्टी पी को 60 बार भरकर डालना पड़ता है, तो दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से यह खाली ड्रम भर जाएगा। अर्थात जो दो बाल्टी हैं पी और क्यू, तो पी बाल्टी जो है, अगर कोई एक खाली ड्रम है उसे पी बाल्टी से हम 60 भर के डाल देते हैं तो ड्रम भर जाता है। अब उस क्वेश्चन में कहा गया है कि पी की जो कैपेसिटी है, पी की जो क्षमता है वो क्यू से कितना है, 3 गुना अधिक है। अर्थात अगर इसमें 60 लीटर पानी आ रहा है तो इसमें कितना आएगा, 20 लीटर पानी आएगा। तो अगर ये कहने का तात्पर्य, अब ये 60 बाल्टी डालनी पड़ रही हैं, 60 बाल्टी डालनी पड़ रही हैं। तो अर्थात इन दोनों को अगर भर के हम इन दोनों से अगर उस ड्रम को भरना चाहें तो कितनी बाल्टियाँ डालनी पड़ेंगी। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना है, ये 3 दिया है और ये 1 दिया है, इनकी क्षमता दी हुई है। ये क्या दी हुई है, क्षमता, या इंग्लिश में बोलो तो कैपेसिटी। तो इनकी कैपेसिटी दी हुई है 3:1। तो अब हम निकालना चाहेंगे कि वो ड्रम अगर दोनों से भरा जाए तो दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से यह ड्रम भर जाएगा। पहले अकेला ये भर रहा था कितने में, 60 में भर रहा था। अब ये दोनों भरेंगे, जब दोनों भरेंगे तो इन दोनों की क्षमता जुड़ेगी। तो यह निकाल लीजिए, तो दोनों बाल्टियों द्वारा या दोनों P + Q द्वारा भरी बाल्टी तो कितनी हो जाएंगी आपकी। देखो पहले ओनली P भर रहा था तो कितनी 60 बाल्टी डालनी पड़ रही थी, अब दोनों भर रहे हैं तो P + Q भरेगा। पहले कितना भर रहा था, 60, और इसकी क्षमता कितनी थी, 3। लेकिन अब क्षमता दोनों की कितनी हो गई, इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 4। तो इसमें हम 4 का क्या कर देंगे, भाग। पहले क्षमता क्या थी, 3, और क्षमता कितनी हो गई, 4। अब 4 से आप भाग कर दो इसमें, तो 60 × 3, क्योंकि पहले ये 3 इसकी क्षमता थी तो 60 का गुणा 3 से किया, और डिवाइड में कितना कर दिया, 4। 4 क्यों, 3 इसकी और 1 इसकी क्षमता, मानो 4 हो गई, पहले 3 थी, तो 4 से काट दो, ये 15, 15 × 60 और 15 3 कितने हुए, 45। अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले में जो अगर P भर रहा था तो 60 बाल्टी में भरा जा रहा था, यदि P और Q भरेंगे तो कितने बाल्टी डालनी पड़ेंगी, केवल 45 बाल्टी डालनी पड़ेंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइसक्रीम को एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 था। यदि वनीला 4 और बिक जाता तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता। उस दिन कितना वनीला बिका, या उस दिन कितना वनीले की बिक्री हुई। तो हमें उस दिन का निकालना है, अर्थात शुक्रवार को। जो शुक्रवार को रेशियो दिया है, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो उसी में रखी जाएगी। तो देख लीजिए आप, तो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे को क्या हुआ है, वनीला व चॉकलेट, इनका रेशियो दिया है। वनीला हमारा कितना है, वनीला बिका है 2 और चॉकलेट बिका है 3, यही तो है। तो इन दोनों का अनुपात दिया है। वो कह रहा है यदि वनीला 4 और बिक जाता तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता। तो यहाँ देख लीजिए, इसका अनुपात 2 है वनीला का, इसका 3 है, तो ये 2/2x/3x। अब वो ये कह रहा ये 4 और बिक जाता,
यदि वनीला 4 और बिक जाता तो इसका अनुपात 3:4 हो जाता। तो इसे 4 और बेच दो तो +4 करोगे आप, अनुपात कितना हो जाता 3:4। अब ये 2:3 था, अगर यहाँ 4 और बिक जाता तो ये कितना हो जाता 3:4। अब यार इसका करो सॉल्व, जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें आप पुट कर दो। तो 4 दूनी 8x और 4 चक 16 और 3 तरक 9x। अब यहाँ जोड़ लो, अगर इसे आप इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, या ऐसे ना समझो डायरेक्ट, ये 9x हैं, में से क्या घटाओगे 8x, तो बराबर क्या बचेगा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, अर्थात जो वनीले की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2x ही तो था। अब तो वनीला आपका क्या हो जाएगा 2x, तो 2 × 16 = कितना हो जाएगा 32। से ही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो शुक्रवार को वनीला की बिक्री हुई थी वो कितनी हो जाएगी 32। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। तो उन दोनों का रेशियो दिया है, तो उस रेशियो को किसी का उसका एक अनुपात में दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे x मान लिया है, तो उसी की तरह जमाते जाओ क्वेश्चन को और आगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 4 से कितना हो गया 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अमाउंट, ये क्या होगा प्रिंसिपल, और इन दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा SI। दोनों का अंतर क्या है 1, तो 1 हो गया SI। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या होता है SI = P क्या होता है प्रिंसिपल, R क्या होता है रेट, और T क्या होता है टाइम अपॉन 100। तो P इसे हिंदी में कहेंगे मूलधन, ये होता है दर, ये होता है समय बट्टे 100। SI होता है आपका साधारण ब्याज। तो यहाँ रख लीजिए साधारण ब्याज 1 है, P मेरा कितना है 4, R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो R ही रख लो, और T हमारा कितना दिया है 4 वर्ष। T कितना दिया है 4 वर्ष, तो इनकी वैल्यू रख लो, बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा 100 का 1 से गुणा करोगे 100, और बट्टे क्या हो जाएगा 4 चक 16। अब 16 का इसमें भाग दोगे तो कितना जाएगा 16 छिंगे 96, या काट दो, ये 25 और ये 4, तो 25/4, और 25/4 को हम क्या लिखेंगे 6 चौक 24, 6 से ही 1/4। अब ये क्या निकला आपका प्रतिशत, क्योंकि रेट है और रेट हमेशा किस में आता है प्रतिशत में आता है। तो R = क्या हो जाएगा 6 से ही 1/4। अगर ये आपका आंसर नहीं दिया, इसका नियर बाई दिया है जैसे 6%, तो ये भी होगा आपका जो ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर नहीं मिलेगा, आपको कौन सा मिलेगा 6%। तो यहाँ दे देते हैं सटीक ऑप्शन दे देते हैं आपको भटकाने के लिए। तो इसका ये विशेष ध्यान रखो, ना तो सोचो मेरा आंसर मिल ही नहीं रहा है और उस क्वेश्चन को करने के बाद भी छोड़ दो आप। तो देख लेना जो नियर बाई आंसर हो उसी में हम लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यापारी 7.5 रुपये अर्थात 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। अगर वो 7.5 रुपये में बेचता है तो उसे कितने की हानि होती है 25% की। तो 10% लाभ कमाने के लिए यह चीनी को किस दर से बेचे। मानो अगर कोई चीनी है उसे अगर वो 7.5 रुपये किलो बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो अगर उस चीनी पर वो 10% का लाभ कमाना चाहता तो उसे कितने रुपए किलो बेचनी पड़ती, तो ये हमें निकालना है। तो यह हमें पता है कि 25% हानि पर बेचा। हर चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% तो होता है। अगर 25% हानि पे बेचोगे तो उसका मूल्य कितना रह जाएगा 25% हानि पे बेचोगे तो कितना रह जाएगा 75% ही रह जाएगा। और 75% बराबर आपका कितना दिया है 7.5, यही तो दिया है 7.5 रुपये पर किलो। तो 7.5 दिया है। अब वो पूछ क्या रहा है कि अगर उसे कितने पे बेचा, अगर हमें 10% का लाभ कमाना हो तो उसका मूल्य क्या होगा। तो अगर 10% का हम लाभ कमाना चाहेंगे तो 100 से कितना कोई चीज़ हो जाएगी 110 हो जाएगी। तो हमें कितना निकालना है 110, डायरेक्ट निकालो। जैसे अब मैंने आपको बताया, पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ कि अगर जो चीज़ दी होती है उसे हम भाग में रखते हैं और जो चीज़ निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ देखो 7.5 बट्टे क्या हो जाएगा 75 और 110 निकालना है तो 110 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो ये 0 हटाओगे, वो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी।
अब ये 75 दाएँ 150, अर्थात ये 10 बार कटा है पूरा, और 10 से 0 ख़त्म। अब इसका मूल्य कितना निकल आया 11। और ये आपका क्या होगा, अगर हमें 10% का लाभ कमाना होगा उस पर, तो हम कितने रुपए किलो बेचेंगे, 11 रुपये पर किलो। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। जैसे 75% दिया है वो कितने के, 7.5 के बराबर। अब वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो किसी का मूल्य कितना हो जाएगा 110। तो हम यहाँ 100 भी निकाल सकते थे, 100 निकालते, फिर उसका मूल्य आ जाता 10 रुपये, फिर उसके बाद मानो 110 निकालते, कुल मिला के फिर यही करना पड़ता। तो यहाँ एक स्टेप आपका शॉर्ट है। आप कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हो तो थोड़ा समय बचाने की कोशिश करो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी पर अंकित मूल्य कितना है। देखो ये समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप समझो तो मौके की भी हो जाएगा। जैसे वो ये कह रहा है कि पहले वो 5% डिस्काउंट देता था, अब वो कितना देता, अगर 7% का देता तो अंतर कितने का आया, 2% का। पहले 5 दे रहा था, अगर वो 7 देता तो अंतर कितने का आएगा, 2 का। और तो उधर रुपए में अंतर कितना आ रहा है, 15 का। इधर परसेंटेज में 2 का अंतर आ रहा है और रुपए में कितना अंतर आ रहा है, 15 का। तो हमें पता चल गया कि ये 2% किसके बराबर हो जाएगा, 15 रुपये के। और 100% निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा तुरंत हो जाएगा आपका। तो देखो वो क्या कह रहा है कि 5% देता, 5 की जगह अगर वो 7% देता तो क्या हो जाता, 15 रुपये कम मिलते। तो 7% माइनस के 2%, अंतर कितना है, 15 रुपये का। सॉरी यहाँ 2 नहीं है, 5 है। 7% माइनस के 5%, अंतर कितने का है, 15 रुपये का। तो यहाँ 7 में से 5 का कितना बचा, 2% बराबर 15। अब इसका हम 100 निकालना चाहें तो यही पीछे वाले क्वेश्चन जैसा लगा दो, जो दिया है उसका भाग कर दो और जो निकालना है उसका गुणा कर दो। तो 2 का भाग दोगे किस में, 100 में, तो कितने बार जाएगा, 50 बार। और 50 का मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो 15 पंजे 75 और 0 की 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, खाली आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। जो अंतर दिया है वो रुपए में अंतर दिया है और एक तरफ अंतर दिया है वो क्या दिया है आपका परसेंटेज में। तो परसेंटेज को रुपए में बदल देना है और आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज को या की होना होगा, यदि एक त्रिभुज को सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का क्या दिया है, भुजाओं का जो अनुपात दिया है और एक तरफ क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी सबसे बड़ी भुजा होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी। जो भी पूछे निकाल लो। जैसे एक ये त्रिभुज दिया है आपका, जैसे उसमें भुजाओं का अनुपात दे दिया, जैसे ए बी सी, कोई 3 भुजाएं दे दी। जैसे उसने बोला ये 2 है, ये 3 है और ये कितना है, 4। यही अनुपात दिया है ना आपका, 2:3:4। पर लेकिन अगर त्रिभुज का परिमाप और उसने कितना दिया, जैसे आप ए से चलना शुरू करो, ए से बी आओ, बी से सी जाओ, सी से पुनः ए पे पहुंच जाओ, तो ये आपका क्या हो गया, परिमाप। क्या हो जाएगा, परिमाप। त्रिभुज की समस्त भुजाओं का योग आपका क्या कहलाएगा, तीनों भुजाओं का योग या समस्त भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है आपका, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है आपका, 63 सेंटीमीटर। तो यूनिट देख लेना जो भी दिया हो। तो 63 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें पता है 63 सेंटीमीटर होगा क्या, ये आपके अनुपात में दिए हैं, तो हम इसका क्या मान लेंगे, कोई एक गुणांक मान लेंगे, या हम उसे क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होगा, एक गुणांक मान लिया या कांस्टेंट मान लिया। तो ये हमारा, अब हम इन्हें जोड़ते हैं। अब इन्हीं की माप तो किसके बराबर होगी, 63 के बराबर होगी कि नहीं। तो आप जोड़ो, 2x + 3x + 4x, यही तो हुए। अब बराबर कितना, 63 के।
और 2x और 3x और 4x ये कितने हुए, 2 3 5 और 4 9x। 9x बराबर कितना हो गया 63, 9 7 63, x की वैल्यू कितनी आई 7। अब वो जो भी पूछना चाहे कि बड़ी भुजा छोटी भुजा, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वही बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये 4x है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 चक कितने हो गए 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा 28। तो कुछ नहीं, जिसमें जो अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है तो आपका दिया है अनुपात, तो उसका एक क्या हम मान लेंगे, उसका एक हम क्या मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे और सबको बराबर जोड़ के रख लेंगे। और जो परिमाप के बराबर होगा, तो परिमाप के बराबर होगा तो हमारे यहाँ 9x आया बराबर 63, x की वैल्यू 7 आ गई। सबसे बड़ी वजह हमारी क्या है 4x, वहीं वैल्यू पुट कर दो, जो भी हो आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। जैसे 4 भाई हैं और प्रत्येक भाई की आयु के बीच का अंतर कितना है 4 वर्ष, कितना है 4 वर्ष। जैसे 1 2 3 4, जैसे इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी x + 4। अब इससे और इस वाले का अंतर कितना होगा 4, ना कि इस वाले से आप जोड़ के रख दो। तो यहाँ x + 4 में और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x + 8, और इस वाले का कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ोगे और तो x प्लस कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12। अब इन सभी का योग कितना है 56। चारों भाइयों की आयु का जो योग है वो कितना है 56 है। तो आप जोड़ लीजिए x + 4 x + 8 और x + 12 इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 56। तो यहाँ आप कर लो काउंट, x कितने बार आया है 4 बार, तो ये 4x हो गए। और यहाँ देखो 8 यहाँ से जोड़ो 4 और 8 कितने हुए 12, 12 और 12 कितने हुए 24, और 24 बराबर कितने हुए 56। अब 24 को यहाँ इधर ट्रांसफ़र कर दो आप, तो 4x 56 माइनस के 24, और 56 में से 24 गए तो आपके कितने बचे 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 2 गए तो 3, तो 4x 4 से ये काट दो कितने बार 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाई है उसकी एज बताओ। तो सबसे बड़ा भाई क्या है x + 12 है, तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी x + 12। तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 + 12, ये कितने हो गए 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़े भाई की एज क्या होगी 20 वर्ष। यह अंतर क्रम से है, n और n के बीच का अंतर 4 होगा, n और n के बीच का अंतर 4 होगा, और इस वाले और इस वाले के बीच का अंतर 4 होगा। तो ऐसे ही अगर इसका x मानेंगे तो इसमें 4, फिर इसका जो x + 4 है इसमें भी 4 जोड़ेंगे, और इसके बाद इसमें भी 4 जोड़ेंगे, और सारे का योग कर लो और बराबर रख दो जो भी दिया है। तो छोटे का पूछे, किसी भी नंबर का पूछे उसकी एज पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्ति A एवं B स्थान P से Q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर को क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। A तथा B दोनों P से चलना शुरू करते हैं। जब B P से Q पर पहुंचता है तथा तुरंत लौटता है, तब B के बीच में A से मुलाकात हो जाती है। उस समय A कितनी दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, तो आप समझ लीजिए। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। दूसरे का नाम क्या है B, और जो A है वो P स्थान, और यहाँ भी मानो व्यक्ति दोनों एक ही जगह खड़े हैं, यहाँ एक ही जगह खड़े हैं। अब चलना कहाँ से शुरू करते हैं वो
स्थान है पी और क्यू, स्थान है पी और क्यू, व्यक्ति क्या है ए और बी। अब वो चलना कहाँ से शुरू करते हैं, पी से। अब वो ये कह रहा है कि व्यक्ति ए है वो पी से शुरू करता है और व्यक्ति बी भी पी से शुरू करता है। ए की चाल दी है वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल कितनी दी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ दी हुई है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर ये 3 किलोमीटर दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, अब क्या करता है इसमें भाई, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो कम, मानो ज़्यादा समय लेगा क्योंकि चाल कम है इस वजह से। तो ये क्या करते हैं कि मानो दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो जो ए व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि यहाँ तक जाता है और पुनः वापस आ जाता है, पुनः क्या करता है वापस आ जाता है, मानो इस पॉइंट पे वो आ जाता है फिर। और ये व्यक्ति बी है वो क्या करता है यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाता है, यहाँ ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी क्या है एक्स है, क्या है एक्स, और टोटल दूरी हमारी कितनी है 21 किलोमीटर, कितना है 21 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अगर देखो इसकी चाल ज़्यादा है, वो सॉरी इसकी चाल कम है तो ये समय ज़्यादा लेगा, और इसका कैसा है इसकी चाल ज़्यादा है तो ये समय कम लेगा। पर यहाँ बात हम करेंगे दूरी की, अगर समय दोनों का कैसा है समान है तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जिसकी चाल कम होगी वो दूरी कम तय करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम दूरी की बात करें तो जो पहला वाला होगा, यहाँ उल्टा हो गया है आप देख लीजिए, ये जो ए है वो पहुँच पाता है खाली यहाँ तक, और बी है वो क्या करता है यहाँ से जाकर और पुनः यहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ देख लीजिए आप, अब यहाँ जो ए का है, ए ने कितनी दूरी तय की, ए ने आपकी दूरी कितनी तय की है, ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 21 माइनस के एक्स हो जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कम है, और बी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 21 प्लस एक्स, जितना ये कम चलेगा उतना ही अधिक चलेगा। तो दोनों की हमें दूरी पता चल गई है। अब दोनों समय कैसा ले रहे हैं, समान ले रहे हैं, दोनों का समय समान है। अब हमें और चाल अलग अलग दी हुई है, तो दोनों का जब समय समान है तो हम निकाल लेते हैं। तो इसका निकाल लो, जैसे ए का, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय बराबर बी द्वारा लिया समय, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, याद रख लो, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। अब दूरी इसमें क्या हो जाएगी, ए की देखो क्या है 21 माइनस के एक्स, और चाल उसकी कितनी दी है 3, और बी का क्या हो जाएगा, बी का दिया है 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स, और बट्टे चाल क्या है 4। आप कर लो गुणा भाग, 21 चक 84, और माइनस के यहाँ क्या हो जाएगा 4x। अब 21 3 कितने हो जाएंगे 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 3 63, और प्लस कितने हो जाएंगे 3x। अब ये देखो चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ कर लो, x का इधर है तो x के इधर ले आओ, या ये 4x माइनस की है तो उस तरफ पहुंच जाएगी तो कितने हो जाएगी प्लस की, और ये इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के। तो 84 माइनस के 63 बराबर 3x और प्लस 4x। तो 3x और 4x कितने हुए 7x, और बराबर ये इसमें से घटा दो आप, तो 14 में से 1 और ये 2 21, 7 और 21, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, अब उसमें ये पूछा है कि ए द्वारा तय की गई दूरी। अब ए द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ए द्वारा तय की गई दूरी क्या है 21 माइनस के एक्स, तो यहीं रख दो। तो 21 माइनस के 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ना खाली समझने की बात है, जितना क्वेश्चन लेंथी है उतना लंबा नहीं है, वो इतना टफ नहीं है।
तो यहाँ देख लीजिए, जैसा आप खाली समझने की बात है, जो ए की स्पीड है वो 3 है, टोटल दूरी 21 दी है, तो मानो ए यहाँ तक पहुँच पाता है, बी क्या करता है कि क्यू तक जाता है, पुनः यहाँ तक आ जाता है। तो इसने क्या किया, इसने 21 में से एक्स कम तय की है, किसने, ए ने, और बी ने क्या किया है, एक्स ज़्यादा तय की है, तो 21 + एक्स हो जाएगा। तो ए द्वारा लिया गया समय, दोनों का समय बराबर, चल तो बराबर ही रहे, मानो जो समय ले रहे हैं वो तो बराबर ही ले रहे हैं, तो ए द्वारा लिया गया समय बराबर बी द्वारा लिया गया समय, दोनों का रख दो। जब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी इसकी इतनी है, चाल क्या 3 है, और इसकी देखो बी की दूरी कितनी तय की है, 21 + एक्स, और चाल कितना है 4, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जो दिया 21 - एक्स यहाँ रख दो, तो टोटल दूरी हमें कितनी मिलेगी, ये द्वारा तय की गई 18 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर तथा 693 मीटर है। सबसे लंबे टैप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयामों का स्पष्ट माप कर सके। मानो तीनों की डिफरेंट लंबाई दी हुई है, मानो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है एक कमरे की, तो हम उसका कोई ऐसा हाईएस्ट पैरामीटर निकालेंगे कि वो तीनों में क्या करे, तीनों को मेजर कर सके। तो कुल मिला के जो भी चीज़ दी है उसमें हमें पता चलता है कि हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो आप देख लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 363, लंबाई मानो LENGTH, लेंथ दी है, बेस दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दिए हैं। तो लंबाई कितनी है, 363, चौड़ाई है 528 और ऊंचाई है आपकी 693, ये सारे मीटर में हैं। तो आप देख लीजिए, अब इन सब का हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने की दो तरीके होते हैं, एक तो इनके फैक्टर करके निकाल लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, एक मानो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी में दो और फिर पूर्ण रूप से डिवाइड करो, नहीं जो शेष बचता है उससे दूसरी में दो, तो ऐसे ही होता है। तो देखेंगे इस तरह से जो भागफल विधि होती है उससे देखते हैं हम। तो इसमें क्या करेंगे, जो 363 है उससे भाग देंगे हम किसमें, 528। एक तो गुणनखंड विधि होती है, दूसरी भागफल विधि होती है। तो ये भागफल विधि है, इसमें देखो 363 का 2 बार तो नहीं जा सकता, 3 दूनी 6, अब ये कम है तो 1 बार दो, तो 1 बार दोगे तो 19 आ जाता है हमारा 363। 5 में से 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और यहाँ कितना रहा 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब पुनः इसमें भाग दो, मानो इसका भाग दो जो भाजक है उसमें, तो 363 में। अब हमें पता है 16 दूनी 32 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार गया, तो यहाँ करो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और 2 एकन 2, 2 और 1 3, 330। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 3। अब यहाँ लिखो 165। अब हमें पता चला है कि अब ये 33 का भाग दो इसमें, तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 बार चला गया ये पूरा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16। कुल मिला के ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब इस वाली संख्या का आप इस वाली संख्या में भाग दे के देख लो, तो अगर ये 33 से पूर्णतः कट जाती है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या यही मासा हो जाएगा 393। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ देखो 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, और 3 का फिर उतारा ले लो। अब 33 का 33 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, अर्थात ये भी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 33 है वही मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा माप होगा। 33 ही मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा माप होगा, अर्थात जो मासा निकल के आता है वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा माप हो जाएगा। मासा या सबसे बड़ा माप क्या होगा, 33।
यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी जो 10 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि आपकी देखो एग्ज़ाम करीब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ पुरानी पड़ी हुई हैं उन्हें पुनः तैयार करें। जो भी हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो वगैरह पड़ी हुई हैं वो टैग हों या नॉन टैग हों, तो उन्हें आप देखना नहीं भूलें और लगातार मेहनत करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।